गुड इवनिंग। कहां तक पढ़ा था? हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। अब बातें मत करना, बिल्कुल भी बातें बिल्कुल बंद कर दो। करना है ना स्टार्ट? हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। अब बातें मत करना बिल्कुल भी। सबसे पहले इसकी स्टेप्स देखते हुए चलिए। स्ट्रक्चर बनानी आती है क्या तुम्हें? H2SO4, H3PO4, HClO4 वगैरह आती है सबको? आती है? आती हो तो फिर आगे बढ़ जाए अपन। चलो, सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करनी है। और स्टेप 1 क्या है कि आपको सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि जिसके नंबर कम होंगे, लेस नंबर ऑफ एटम होगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है। अगर फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होता है तो फिर हम सेकंड रूल को अप्लाई करते हैं कि जहां पर साइज लार्ज होगा, लार्ज साइज एटम होगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है। और इंपॉर्टेंट नोट इसी के अंदर कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर कहीं भी आते हैं तो वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा H2SO4, आपको आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम कौन है। तो हाइड्रोजन तो कभी भी नहीं होगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। अब बात आती है कि सल्फर और ऑक्सीजन में कौन होगा, तो किसके नंबर कम है? और सल्फर के नंबर कम है, इस वजह से सल्फर क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। मत लिखो अभी। अगर मैंने यहां लिखा जैसे HNO3, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के नंबर सेम है, सेम है, और दोनों के नंबर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका नंबर कम है? और नाइट्रोजन का नंबर कम है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। अगर मैंने लिखा HClO4, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? Cl, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन 4 है, इसलिए सेंट्रल एटम कौन हो गया? Cl। HCN, क्योंकि मिड में आ रहा है इसलिए। हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, पक्का। अब बात आती है कि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन होगा? दोनों का नंबर एक एक है, और एक एक है, तो फिर कैसे मालूम करेंगे? लार्ज साइज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इस वजह से कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा होगा, इसलिए सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ठीक है। तो हमने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद में साइड एटम के बारे में देखते हैं कि अगर साइड एटम हाइड्रोजन है
या फिर फ्लोरीन है या फिर O माइनस है, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? और अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो न्यूट्रल ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है SO4-2 का या फिर H2SO4 का। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? पहले SO4-2 का ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में H2SO4 का बनाते हैं। SO4-2 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। अब सल्फर सेंट्रल एटम है, ध्यान से सीख लेना इसको, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से ही बनेंगे। जैसे मैंने क्या बोला था कि आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तो तुम्हारे क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे। लास्ट टाइम पे जिसको याद था उसके क्वेश्चन फास्ट, और आगे के क्वेश्चन जो है वो इन स्ट्रक्चर से ही बनेंगे। तो स्ट्रक्चर जितना फास्ट बनाओगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी सोल्व करोगे। चलो देखना ध्यान से। सेंट्रल एटम है सल्फर, और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में 1। किसने बोला? अभी दिख जाएगा। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? तो हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, और सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है कि सल्फर के पास होते हैं 6, तो मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, तो हमने रेंडमली 4 ऑक्सीजन इसके चारों तरफ लगा दिए। अब चार्ज कितना आ रहा है? -2, और -2 चार्ज आ रहा है तो कोई से भी 2 ऑक्सीजन पे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब -1 करके लगा दो। कोई से भी 2 ऑक्सीजन जिन पे आप चाहो। तो मान लो कि मैंने इन ऑक्सीजन के ऊपर -1 लगा दिया, इस दिया -1, तो टोटल कितना हो गया? -2, राइट। अब बॉन्ड बनाने हैं तो इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है क्या? और कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है क्या? तो ये क्या बनाएगा? इस ऑक्सीजन पे चार्ज है क्या? -1, यानी क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। और ये क्या बनाएगा? तो ऐसा बन जाएगा हमारा SO4-2। थोड़ा और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। ये क्या बन गया? SO4-2 बन गया। अब अगर आपको H2SO4 बनाना है, H2SO4, तो H2SO4 बनाना तो कुछ नहीं करना, ये माइनस हटाओ, इसकी जगह H लगाओ, तो ये क्या बन गया? H2SO4। आई क्या बात समझ में? पक्का? एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूं, फिर उसके बाद तुम बनाना। जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। तो हम पहले PO4-3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में क्या करेंगे? माइनस को हटा के H लगा देंगे, ठीक है। चलो PO4-3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4, ठीक। चार्ज कितना है? और -3 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे 3 ऑक्सीजन के ऊपर, तो किन्हीं भी 3 के ऊपर -1, राइट। अब बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दें। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड, ये और ये। आई बात समझ में? अगर थोड़ा अच्छे से बनाना चाहे तो P ऊपर तो आ गया डबल बॉन्ड O, यहां पर O-, राइट। और अगर आपको H3PO4 बोला जाता है तो इसको माइनस को हटाओ, H को लगाओ, तो H H H, ये हो गया H3PO4। आई बात समझ में? बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन याद करके आया है? कब करेंगे? जब खत्म ही हो जाएगा तब। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट? लिखो, अगले स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना।
डन। आप तो बना लोगे स्ट्रक्चर। पहले आराम से धीरे धीरे बनाना, ठीक है। जैसे ही 3-4 स्ट्रक्चर बना लो फिर उसके बाद फास्ट बनाना। बोलो ही मत ना दोनों यार, चुपचाप बैठे रहो। अगली बार बोला तो चुपचाप उठ के यहाँ पे आ जाना। मजाक नहीं चल रहा है। थोड़ा लाइटली ले रहे हैं तो फिर अच्छे से ही रहो, कोई मतलब नहीं रहता इन सब बातों का। चलो लिख लिया क्या सबने? कार्बोनिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? H2CO3, यही होता है। तो आप बनाओ CO3-2 का स्ट्रक्चर। अबे कितने बॉन्ड बना दिए ये? हाँ ठीक है, बना लिया। सबका आंसर आ गया। CO3-2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंट्रल एटम कार्बन, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, राइट। ऑक्सीजन कितने? 3, 1 2 3, ठीक है। और -2 चार्ज है तो कोई से भी 2 पे लगा दे, एक इस पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया। जिन पे -1 चार्ज लगाया वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल। और ये ऐसा ही बना है, सबका बन गया। और अगर आपको पूछा जाए H2CO3 का बनाइए तो आप कैसे बनाओगे? माइनस को हटा के उसकी जगह H लगा दोगे। क्लियर? चलो, एक बोरिक एसिड का नाम सुना है क्या? क्या होता है फॉर्मूला? H3BO3। तो आप बनाओ BO3- का स्ट्रक्चर और फिर बोरिक एसिड का बनाना। हो गया? सही है। सेंट्रल एटम कौन है? और बोरॉन सेंट्रल एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। साइड एटम ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यानी 1 2 3। चार्ज भी कितना है? -3। तो तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -1 -1 -1, राइट। ये कौन सा बॉन्ड? सिंगल सिंगल सिंगल। और अगर आपको बोरिक एसिड बनाना है तो आप क्या करो? माइनस को हटा के उसकी जगह H लगा दो। तो ये किसका हो जाएगा? बोरिक एसिड का। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब एक काम और कर लो। स्ट्रक्चर तो आप बना ही रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जा चुके हैं, बोरॉन के जा चुके हैं ना। अब कोई स्ट्रक्चर देता हूं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेंट्रल एटम के अंदर लोन पेयर भी फाइंड आउट करने, ठीक है। लोन पेयर भी फाइंड आउट करने हैं, कर सकते हैं।
चलो ट्राई करते हैं, करके देखो अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है HClO3 का, HClO3 यानी कि ClO3 माइनस का। लोन पेयर भी साथ के साथ काउंट करके बताने कितने होंगे, ओनली एंड ओनली सेंट्रल एटम के पास, ओनली एंड ओनली सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी काउंट करने हैं। तो ये अभी तक तो क्या कर रहे थे, कुछ तो बस जैसे क्लोरीन लिखा रहे, ऐसे ऑक्सीजन अटैच कर दिए, ऐसे कर रहे थे ना कुछ तो, जैसे ये ऐसे ही कर रहा था। ट्रैक से मत हटा करो, ट्रैक पे रहना बहुत जरूरी होता है कि जैसे अपन जो स्टेप फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही स्टेप अपन फॉलो करें। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था, पहले इलेक्ट्रॉन बनाओ, उसके बाद एटम को अटैच करो। अब कुछ तो देख लेते रहे, 3 ऑक्सीजन है, एक को -1 कर दो, 2 को अटैच कर दो, बन गया। चलो क्लोरीन है सेंट्रल एटम, सबको नजर आ रहा है? क्लोरीन सेंट्रल एटम है तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 1 2 3। चार्ज कितना है? -1, तो इसके ऊपर -1, तो इसने क्या बनाया? सिंगल। इन्होंने क्या बनाया? डबल। इन्होंने भी क्या बनाया? डबल। ये क्या बचा? तो यहां पर अगर पूछा जाए लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर कितना होगा? 1। आई के बात समझ में? किसके साथ? एक मिनट खड़ा होके थोड़ा तेज बोल। अगर इस माइनस ऑक्सीजन को ऊपर लगा दें तो 3 ही तो ऑक्सीजन है यहां पे। इस वाले को ये दे गया सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब बोल, ऊपर ऑक्सीजन बाइंड करें, ये कर दिया बाइंड। आप क्या कहना चाहते हो? माइनस चार्ज कहां है? बना सकते हो? चलो नेक्स्ट ट्राई करना। SO2 लोन पेयर काउंट करने साथ के साथ, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो 0 कर देना। कितना लोन पेयर? पक्का? सबका ये आ रहा है? सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 1 और 2, कोई चार्ज और नहीं है, तो ये तो क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और ये क्या बच गया? लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर कितना हो गया? 1। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट ट्राई करना। ClO2 माइनस, ClO2 माइनस। ClO2 तूने 3 ऑक्सीजन लगा दिए। आगे आंसर? सेंट्रल एटम क्लोरीन, सेंट्रल एटम क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, किसी भी एक पे -1 लगा दे, तो इसने क्या बनाया? सिंगल। इसने क्या बनाया? डबल। और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? बना सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। CF4 नो,
अच्छा, फ्लोरीन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? बस वही काम खत्म। CF4 का स्ट्रक्चर बनाना है, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। और साइड एटम है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो चारों फ्लोरीन इसके साथ लगा दिए और चारों के साथ इसने क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। चलो इसमें फाइंड आउट करना, SO3 - 2। SO3 - 2। SO3 है वो, ठीक है। ये तूने थोड़ा सा इसको सही करे ना यार, मतलब नहीं वो डबल बॉन्ड बना देना तेने दो तरफ, -2 लगाना था ना। चलो SO3 - 2 सल्फर है, सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने? 3। तो 1 2 3। चार्ज है -2 यानी -1 इसने क्या बनाया? सिंगल। इसने बनाया सिंगल, इसने क्या बनाया? डबल। और यहाँ पे एक क्या आ गया? लोन पे। तो मतलब अब आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर है आप बना सकते हो, पक्का बना सकते हो। बस इन्हीं स्ट्रक्चर को हमें आगे के क्वेश्चंस करने के लिए फास्ट बनाना पड़ेगा। तो फास्ट तो थोड़ी बहुत एक बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे बैठ के, जिसमें फास्ट भी बना सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक चीज थी। किसका नाम? किसका नाम? एलिमेंट्स का क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। नाम में क्या रखा है? सबके नाम तू भी बता सकता है। ये होता है सल्फाइट आयन, ये होता है क्लोरस एसिड। वो कंपाउंड तुम्हें मॉड्यूल के अंदर ही दिए हुए हैं, सबके स्ट्रक्चर, ठीक है। और मॉड्यूल के अंदर सबके स्ट्रक्चर दिए हैं, ऑलमोस्ट 63 कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो 63 में से 60% तो अपन ने बना लिए हैं, और बाकी के जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बनाते। हाँ, 60% हमने बना लिए, फिर बाकी चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए चलेंगे। क्या? कॉमन स्ट्रक्चर से ना वो सारे। चलो इधर देखना। अरे देने मत देख, क्यों परेशान हो रहा है यार, मैंने बता दिया ना। चेक करता है मैंने जो बोला उसको। चलो इधर देखना, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन सी थ्योरीज को काम में लिया जाता है, उन थ्योरीज के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरी का नाम था लुईस ऑक्टेट थ्योरी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LOT, ठीक है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी आपको मालूम है कि थ्रू आउट अप्लाई नहीं होती, इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक है तो उन ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो सेकंड थ्योरी हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में नेक्स्ट थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है।
क्योंकि वीबीटी की भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे, और ड्रॉबैक होंगे तो जब तक किसी थ्योरी के ड्रॉबैक नहीं होते तब तक हम नई थ्योरी नहीं पढ़ते। इसके ड्रॉबैक थे तो हमने वीबीटी पढ़ा, वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक होंगे तो हम एमओटी पढ़ेंगे, और एमओटी के अभी तक कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसलिए एमओटी सबसे यूनिवर्सल थ्योरी रहेगी। ठीक है, चलो जैसे आपसे पूछा जाए लुईस ऑक्टेट थ्योरी के क्या ड्रॉबैक है। पहली बात तो कि एक तो अपन देख चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो स्टेबल होगा, ऐसा इन्होंने बोला था, पर ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। दूसरी बात कि जैसे इन भाई साहब ने बोला कि जैसे आप ले लो F2, ठीक है, F2 में ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, अरे कंप्लीट है। अगर आप Cl2 लेते हो तो Cl2 में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। एक बार को हम मान लें कि लुईस के अनुसार, लुईस के अकॉर्डिंग F का ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि F2 और Cl2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे? तो अगर हमसे पूछा जाए F2 में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, Cl2 में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, या मान लीजिए कि हमने HF HCl HBr लिखा, तो लुईस के अकॉर्डिंग बोलना है। जैसे हम पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके तो वहां पे पढ़ चुके हैं, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग हमें मालूम नहीं है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन ज्यादा वीक होगा, क्योंकि लुईस ने क्या बोला कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा। अब स्टेबल होगा तो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये तो नहीं बताया उसने। तो अगर ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, तो इन सबकी स्टेबिलिटी के बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बेसिकली आइडिया देती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बात आई समझ में? तो वीबीटी का ड्रॉबैक आ गया समझ में। भाई साहब ने बोल तो दिया कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा। बात आ रही है समझ में? तो उसके बारे में कौन बताएगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, फिर जब हम एमओटी पढ़ेंगे तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले तो अभी अपन क्या पढ़ते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वीबीटी, और इसका दूसरा नाम भी होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना। अभी तक जो पढ़ा है बस उसी पे बेस्ड है ये। जैसे मान लीजिए दो एटम है, एक H2 का हमें फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? H2 का फॉर्मेशन करना है। तो H2 के अंदर दो एटम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अरे मत लिख यार, तू लिखता है ना इसलिए तेरे को कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होता। हाँ, इतने दिनों से कहां गया था तू? हाँ, क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो फिर ऑनलाइन तो पढ़ रहा था ना बराबर सारी क्लासें। चलो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। इस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 1s है और 1s है, तो 1s ऑर्बिटल किस शेप का होता है? स्फेरिकल होता है। किस शेप का होता है? स्फेरिकल। तो हमने क्या किया कि 1s ऑर्बिटल है तो इसको हमने कैसा बना दिया? स्फेरिकल बना दिया। प्लस यहां पर भी 1s ऑर्बिटल है तो इसको भी हमने क्या बना दिया? स्फेरिकल बना दिया, क्योंकि कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये H और H आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। अरे H2 बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पर कॉम्बिनेशन कैसा होगा? यहां पर कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि ये दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जैसे H और H, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसा ही होता है। दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग करने के बाद कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या बोल रही है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही थ्योरी है।
और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कैसे होगा कि भाई एक ऑर्बिटल इसका है ना, एक ऑर्बिटल इसका, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए आ रहे हैं, अटैच होने के लिए। अब अटैच होने के लिए आ रहे हैं तो अभी तक तो ये कोई अटैच नहीं हुआ है, नहीं हुए, तो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन तक इस तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे, होंगे ऐसे ही अटैच होंगे। और ऐसे अटैच होंगे तो मतलब एक ऑर्बिटल तो ये है, एक ऑर्बिटल ये है, दोनों आपस में कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं, कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन बोल रही है, वीबीटी, सिंपल लाइन, अगर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो दोनों ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करना पड़ेगा। सिंपल सी लाइन है, ये लाइन अपने को मालूम भी है। यहां पर एक नई टर्म आई है, ओवरलैपिंग। कौन सी टर्म आई है, ओवरलैपिंग। का बेसिकली मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को पेनेट्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने के बाद में ही दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है ये बात, अरे क्लियर है, पक्का। तो दोनों ऑर्बिटल ने एक दूसरे को कंबाइन किया, और दोनों ऑर्बिटल ने एक दूसरे को कंबाइन करने के बाद में ओवरलैप हुए, और ओवरलैप होने के बाद में दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, बन गया। यहां पे ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोला जाता है, ये जो एरिया मैंने बनाया है, इस एरिया को बोला जाता है ओवरलैपिंग जोन। क्या बोला जाता है इसको, ओवरलैपिंग जोन। ठीक, बस एक ही कंडीशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं तो दोनों ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, उनका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा तो एक साथ दोनों अटैच नहीं हो पाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के स्पिन को तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जब उनका स्पिन कैसा हो, अपोजिट डायरेक्शन। बात आई समझ में, ओवरलैपिंग आई समझ में, वर्ड एक दूसरे को पेनेट्रेट करना, ओवरलैप करना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, तो आप बोलोगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे होने चाहिए, हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड का मतलब जैसे 1s1 है, 1s1 है तो ऐसा होना चाहिए, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा। क्लियर, कोई डाउट, तो लिखो इसके अंदर लिख लिया हेडिंग, वही कॉन्सेप्ट है, ये तो आगे समझ में, इसके आगे बस ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, वो भी इजी है। इनऑर्गेनिक पूरा इजी है यार। लिखो, when two orbital overlap with each other then covalent bond form। नहीं नहीं समझ में, हम जो बोलते थे ना कि इलेक्ट्रॉन की एक एक करके शेयरिंग हो जाएगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन भाई साहब ने क्या बोला कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे लिखो, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, रुक जाओ, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है, हाँ लिखो फर्स्ट पॉइंट, orbitals
कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, और कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड। और सेकंड पॉइंट लिखो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो भी शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, बॉन्ड ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं, उनका स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन, इज अपोजिट इन डायरेक्शन। आई क्या बात समझ में? पक्का? श्योर? दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला ही, यहां तक लिख लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पे ऐड कर लेना, लुईस ऑक्टेट थ्योरी डजंट एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसको एक्सप्लेन कौन करेगी? वीपीटी। हाँ, लेफ्ट वाला पार्ट भी लिखना है। क्या? ज्यादा ही केमिस्ट्री पढ़ लिया यार, सब जगह ही केमिस्ट्री लगा। एक तो घर पे जाओ तो मैं बोलो H2O दे देना, है ना, हाइड्रोकार्बन खाने हैं मेरे को, सोडियम क्लोराइड लाना, हाइड्रोकार्बन खाऊंगा मैं। किसको? घर वाले बाहर निकाल देंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसे करें नाटक करें। या फिर आगरे में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बरेली में सबसे बड़ा है, वहीं छोड़ के आएंगे घर वाले। वो प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट वाले तो इधर। अच्छा, मतलब सब आइडिया है तेरे को। चलो कोई बात नहीं, डन। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, थ्योरी तो अभी स्टार्ट होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कर दो इसको इरेज। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बातें नहीं बिल्कुल भी। कि तो ओवरलैपिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को पेनेट्रेट करके आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहां पर
ये देखने वाली बात ये है कि ओवरलैपिंग कितने टाइप से होती है, कैसी कैसी होती है। तो हम यहां पर देखते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक तो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग। एक तो कौन सी होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी कौन सी होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये समझते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है। ओवरलैपिंग कितने टाइप की, कौन कौन सी, एक्सियल एंड कोलैटरल। एक्सियल का दूसरा नाम कोएक्सियल भी होता है, ठीक है, इस नाम से मिले तब भी हम उसको एक्सियल ही मानेंगे, या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तब भी उसको क्या मानेंगे एक्सियल। और कोलैटरल का दूसरा नाम होता है साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग। अब बेसिकली यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग लिखा हुआ है। एक्सियल ओवरलैपिंग नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं तो एक्सियल का मतलब होगा अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या हुआ, कौन सी टर्म आई है, अलोंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इधर जाने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, देखना इधर ध्यान से, इसको कॉपी की छत पर अच्छे से शब्दों में लिखना। देखना इधर एक मिनट। जैसे नॉर्मली जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो एस पी डी यही करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एस सबशेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एस सबशेल का शेप होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल होता है यानी कि ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब एस सबशेल स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल का मतलब लड्डू, है ना। अब लड्डू अगर आपके सामने रखा हुआ है तो लड्डू को चाहे आप एक्स एक्सिस पे खाओ तब भी वैसे ही खा पाओगे, वाई पे खाओगे तब भी वैसे ही खा पाओगे, और अगर जेड पे खाओगे तब भी वैसे ही खा पाओगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्फेयर है, स्फेयर है, जैसे बॉल ही ले लो, अब बॉल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्फेयर की कोई डायरेक्शन अरे नहीं होती ना, स्फेयर की कोई डायरेक्शन होती है क्या, पक्का। स्फेयर कैसा होता है डायरेक्शन लेस। तो अगर लड्डू को इधर से खाओगे तो ऐसे थोड़ी ना बोलोगे एक्स एक्सिस पे खा रहा हूं, इधर से खाओगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे वाई एक्सिस पे खा रहा हूं। खाना तो एक ही, इधर से खाओगे तब भी वैसा ही खाओगे, इधर से खाओगे तब भी वैसा ही खाओगे, नीचे से खाओगे तब भी वैसा ही खाओगे, ऊपर से खाओगे तब भी वैसा ही खाओगे। तो एक बात ध्यान रखो कि स्फेरिकल यानी स्फेयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो एस ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस होता है। कैसा होता है एस ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस, ठीक। अगर हम पी की बात करते हैं तो पी का शेप होता है डंबल। अब डंबल शेप होता है तो डंबल शेप कैसा होता है कि मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अब अगर ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस कौन सी है एक्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे पी एक्स, क्या बोलेंगे पी एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं पी एक्स, सिंपली मैं आपसे क्या बोल रहा हूं पी एक्स, पी एक्स का मतलब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे। बात आ रही है समझ में, अरे आ रही है क्या, पक्का। अगर मैं बोलता हूं पी वाई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वाई एक्सिस पे, और पी जेड में जेड एक्सिस पे। यानी कि मैं यहां पर आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं पी एक्स, तो अपने आप आपका आंसर क्या आया एक्स एक्सिस पे है ना। पी वाई मतलब वाई एक्सिस पे है, और इसका मतलब यह हुआ कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है डायरेक्शनल। जैसे मैं बोलता हूं कि आप एक्स एक्सिस पे चलते जाओ, एक्स एक्सिस पे चलते जाओ, तो मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं। जैसे ही अगर px का नाम आता है तो px का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या बात हुई कि x एक्सिस पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं बोलता हूं s ऑर्बिटल है, बताओ कौन सी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, तो आप बोलोगे सब पे बराबर है, सब पे
बराबर है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और अगर पी एक्स आया तो आप बोलोगे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पर कंसंट्रेटेड है, वाई और जेड पूरा खाली है। तो अगर आपसे पूछा जाए पी ऑर्बिटल कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? क्यों बोलोगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन खुद ने ही दी हुई है, खुद ने ही दी हुई है। एस को कभी हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं एक्स एस एक्स एस वाई एस जेड, नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये कैसे हैं, डायरेक्शन लेस है। तो P डंबल शेप है, अगर पी एक्स लिखा हुआ है मतलब एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब जो P होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल। बात आई समझ में? पक्का? अगर हम D की बात करते हैं, डबल डंबल होता है। डबल डंबल होता है तो जैसे मान लीजिए कि इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो इस तरीके से हमने यहां पे लोब बना दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्स वाई का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है? एक्स वाई प्लेन में। आपने डायरेक्शन बोली या नहीं बोली? बोली ना, अरे बोली ना। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई मतलब कौन सा प्लेन? इसका मतलब आप खुद ही डायरेक्शन बोल रहे हो, और डायरेक्शन बोल रहे हो तो इसका मतलब P और D ये दोनों डायरेक्शनल होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और S कैसा होता है? नो डायरेक्शनलेस या फिर नॉन डायरेक्शनल। बात आई क्या समझ में? पक्का? श्योर? कोई डाउट? S S और P एंड D क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है उनके अंदर पी एक्स पी वाई पी सेट है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर दो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, जैसे हमने ओवरलैपिंग में देखा कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग का बेसिकली मीनिंग यही है कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अरे हाँ या ना? आप दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं तो वो एसएस ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, वो एसपी भी हो सकते हैं, वो पीपी भी हो सकते हैं, वो पी और डी भी हो सकते हैं, वो एस और डी भी हो सकते हैं, कोई भी दो ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो हमें यह मालूम करना है कि जो ओवरलैपिंग होगी वो डायरेक्शनल होगी या कोलेटरल होगी। हमें क्या मालूम करना है, मतलब एक्सियल होगी या फिर कोलेटरल होगी। कैसे मालूम करेंगे? रेंडमली हम दो ऑर्बिटल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा S, दूसरा लिखा PX, ये हमने रेंडमली दो ऑर्बिटल ले लिए। अब लेने के बाद में क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सिस गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सिस गिवन होगी। हमसे बोला है कि S और PX ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे? एस और पी एक्स एक दूसरे के साथ में एस एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं। तो बताओ इस ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे, एक्सियल या कोलेटरल? तो देखना एक मिनट, एस आपके सामने लिखा हुआ है ना? एस का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको जिधर ले जाओगे उधर ही चला जाएगा। पी डायरेक्शनल है और यहां पर कौन सी डायरेक्शन है? एक्स, एक्स है। आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी कौन सी दी है? एक्स। कौन सी दी है? एक्स। तो यहां पर पी एक्स लिखा हुआ है, यहां पर एक्स लिखा हुआ है, पी की एक्सिस भी एक्स है और जो गिवन एक्सिस है वो भी कैसी है? एक्स है। मेरी बात आ रही है समझ में? एस का तो डायरेक्शन से कोई लेना देना, क्योंकि एस को तो जिधर ले जाओगे वही उधर ही का ही हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन से लेना देना किसका है? और P आपको कौन सा गिवन है? एक्स। एक्सिस कौन सी गिवन है? एक्स। इसका मतलब दोनों की एक्सिस कैसी है? और दोनों की एक्सिस सेम है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोला जाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग। आई क्या बात समझ में? जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे मैंने यहां पे लिखा PX, दूसरा भी है PX। आपसे बोला है कि ये दोनों एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं। किस एक्सिस पर? एक्सिस आपको गिवन होगी, एक्सिस आपको गिवन होगी। अगर ये दोनों एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, आपसे पूछा है किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, तो यहां पर एक तो है PX, दूसरा भी है PX और एक्सिस भी X। यानी सबकी एक्सिस कैसी है? अरे सबकी एक्सिस कैसी है? और सबकी एक्सिस सेम है। तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, इस टाइप के जब दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग।
तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग की डेफिनेशन हमें बोलनी है तो क्या बोलेंगे? व्हेन टू ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर along the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में गिवन है तो पी एक्स अलोंग द का मतलब अगर एक्स इधर है तो पी एक्स भी किधर है? इधर है। यानी अलोंग द एक्सिस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। यानी सिंपली हम बोले क्या कि अगर यहां पे भी पी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, दोनों की एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम है तो हम बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। अगर दोनों की एक्सिस सेम है तो क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। और इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोलेंगे एक्सियल ओवरलैप। बात आई समझ में? और कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। दोनों का मीनिंग समझ लेना। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब अलोंग द एक्सिस, और कोलेट्रल का मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? देखना इधर ध्यान से। एक तो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिख दिया, उधर ही लिख देता हूं उसको। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पी एक्स, राइट। आपको बोला है कि ये वाई एक्सिस पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एक्स और एक्स है, इनकी एक्सिस कौन सी है? दोनों की एक्स। किस एक्सिस पे आ रहे हैं? तो परपेंडिकुलर होगी क्या? यानी ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के कैसे होंगे? ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के कैसे होंगे? और ये दोनों ऑर्बिटल अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग। और अगर इसी की जगह मान लीजिए मैं एक्स कर देता हूं तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो समझ में आई डेफिनेशन? अभी अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब व्हेन टू ऑर्बिटल कंबाइन विच ईच अदर अलोंग द internuclear axis, then it is called axial overlapping. Or when two orbital combine with each other perpendicular to the internuclear axis, then it is called collateral overlapping. Clear है? कोई डाउट? तो लिखते हैं इसके अंदर पॉइंट, पहले ये लिख लो, फिर इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। यहां से मालूम भी चलेगा सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं। नाम सुना होगा ना सिग्मा पाई बॉन्ड का? लिख लिया? ऐसे करके इसके नीचे लिख भी लेना ये दोनों कॉम्बिनेशन, और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? वो छत पे लिखना, वो वाला। हाँ, ये रूफ टॉप है, रूफ टॉप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार काम में आएगा, इसमें तो हाईलाइट होना चाहिए ये। वो तो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल होता है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट स्पीशीज का कॉम्बो। बस उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एक्सियल आगे समझ में? कोलेटरल? तो बस अब तो कुछ भी नहीं है इस थ्योरी पे, इजी है। बस कॉम्बिनेशन लिखते हुए चलना है और कुछ नहीं करना।
चलो लिखो, एक्सीएल के अंदर डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना। लिखो फर्स्ट पॉइंट एक्सीएल के अंदर, व्हेन टू ऑर्बिटल overlap with each other along the internuclear axis, is called कोल्ड तो रहने देना, लिख लिया ऊपर, चलो लिख लो, इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। कोलेटरल के लिए लिखना, when two orbital overlap with each other perpendicular to the internuclear axis, is called collateral overlapping, ठीक है। जब लिख लिया, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो बनता है पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड, कोलेटरल होगी तो पाई बॉन्ड, एक्सियल होगी तो और कोलेटरल होगी तो पाई बॉन्ड। तो इसी के नीचे दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म और कोलेटरल होगी तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म। क्लियर? कोई डाउट? श्योर? आगे बढ़े? तो आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन को देखते हुए चलते हैं कि किस टाइप से हम बोलेंगे कि कहां पर सिग्मा बनेगा, कहां पर पाई बनेगा और कहां पर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हुए चलते हैं। चलो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर। एक्सियल ओवरलैपिंग डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या होती है? अलोंग द एक्सिस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में यहां पे ले रहा हूं एसपी कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? एसपी कॉम्बिनेशन। एसपी कॉम्बिनेशन और ओवरलैपिंग कौन सी है? एक्सियल, राइट। जैसे मैंने यहां पे लिखा एस, ठीक। दूसरा मैंने लिखा पीएक्स और एक्सिस है एक्स। अब आपको देखना है एक्सियल है या कोलेटरल है? एक्सियल है। क्यों? क्योंकि एस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहां पर कौन है? पीएक्स, यहां पर कौन है? एक्स। दोनों की एक्सिस और दोनों की एक्सिस सेम है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, तो हमने स्फेयर बना दिया। पी एक्स है, पी कौन सा है? आपको एक्सिस कौन सी गिवन है? तो अगर इस एक्सिस को मैं एक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? एक्स, राइट। तो अगर इस एक्सिस को मैं एक्स मान लेता हूं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इस एक्सिस पे पीएक्स कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। इन
Alan Sakar building, we are going to start a separate batch for the student want to study in English medium only. Interested students can give their name to their floor in charge. कोई ऐसा है जो चलो इधर देखना, ये तो एस है, राइट। एक्स एक्सिस पे पी एक्स कैसा होगा? ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना, पक्का। तो ये कौन हो गया? पी एक्स। ये कौन हो गया? पी एक्स। अगर इसकी ओवरलैपिंग हम बनाते हैं तो ओवरलैपिंग कैसे बनेगी? एस और इसको पी ने क्या कर दिया? पेनेट्रेट, मतलब ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप करेगा तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस जोन को क्या बोला जाएगा? ओवरलैपिंग जोन। बात आई क्या समझ में? बना सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन। अगर बाय द वे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आ गया, एस प्लस पी वाई और एक्सिस है वाई, एक्सियल होगा या कोलेटरल होगा? एक्सियल होगा क्या? पक्का? क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सिस है वाई, गिवन एक्सिस है आपको वाई, और दोनों की एक्सिस सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बात आई समझ में? अगर मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है, लाइक एस प्लस पी जेड, और एक्सिस आपको गिवन है जेड, तो यहां पर पी जेड है, एक्सिस कौन सी है? जेड, दोनों की एक्सिस, और दोनों की एक्सिस सेम है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। जब गिवन ऑर्बिटल और गिवन एक्सिस दोनों सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अलोंग द एक्सिस। और बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। आई बात समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का नाम है पीपी कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? और पीपी कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ, इधर देख लेना, पी एक्स एंड पी एक्स, राइट। एक्सिस है आपके पास में एक्स, क्या सभी की एक्सिस सेम है? सेम है। ये पी एक्स, ये भी पी एक्स, और ये भी एक्स, यानी गिवन एक्सिस भी सेम है, और जो ऑर्बिटल की एक्सिस है वो भी सेम है। तो इस टाइप के केस को हम क्या बोलेंगे? अलोंग द एक्सिस। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, राइट। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मान लेते हैं कि ये एक्सिस कौन सी है? एक्स। कौन सी है? एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पी एक्स कैसा होगा? लेटा हुआ, इस तरीके से, राइट। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पी एक्स। दूसरा वाला भी कैसा होगा? ऐसा ही होगा, तो दूसरा वाला भी ऐसा ही बना दिया। और एक्सिस कौन सी चलती हुई आ रही है? एक्स। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी? ऐसे, दोनों को पास में लाके कंबाइन ही तो करना है। तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग जोन, राइट। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा पी वाई और एक्सिस है वाई, एक्सियल या कोलेटरल? क्यों? अलोंग सेम एक्सिस है, वाई वाई वाई, यानी सबका एक्सिस सेम है, तो इसको बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। और कौन सा बॉन्ड? सिग्मा या पाई? सिग्मा। क्लियर है? अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पी जेड और पी जेड और एक्सिस जेड, तो जेड जेड जेड, तीनों की एक्सिस, तीनों की एक्सिस और सेम एक्सिस है, तो अलोंग द एक्सिस। तो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। बात आई समझ में? पक्का? लिखो यहां तक, बाकी फिर किसका?
अरे कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो अभी कौन सा टाइम है वॉशरूम जाने का? अभी 2 मिनट में चल जाना ना। उसमें 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसमें क्या करेगा फिर? उसका भी तो कुछ यूटिलाइजेशन करना है ना। एक तो मैं मना करता हूँ लिखने के लिए, तो पहले लिख के बैठ जाता है। क्या? अरे सिंपल बात है, इधर सुन लो मेरी बात को, डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, इतना सा तो तुम सोचो। एक्स एक्सिस पे पी एक्स कैसे, ऐसे या ऐसे? ऐसे है ना। तो वाई एक्सिस पे पी वाई कैसा होगा? अरे जो आपको गिवन एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पे पी एक्स कैसा है, ऐसा, ऐसा ही है ना, लेटा हुआ। तो वाई एक्सिस पे पी वाई कैसा होगा, वो भी ऐसा ही होगा। अरे यूं दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। और क्या तो अगर एक्स एक्सिस पे पी एक्स ऐसा है, तो वाई एक्सिस पे पी वाई भी ऐसा ही होगा, और जेड एक्सिस पे पी जेड ऐसा होगा। अभी वो, ये तो आ गया ना यहाँ तक तो समझ में। तो अभी मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे वहां पर। अभी तो तुम ये देख लो कि एक्सिस कौन सी है, सेम है, अलोंग द एक्सिस है। बादल का काम है बरसने का, यार बरसेंगे। चलो एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। हाँ बोला मैंने, खत्म। तो इनमें से ही है कि, चलो बाकी का नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।